Good evening, everyone. So, I hope that you must have gone through RKV sir's video posted a couple of days back, जिसमें उन्होंने बताया था कि IIT JEE 2022 एडवांस की तैयारी के लिए हम रेजोनेंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियोस आपको एक तरह से आपके मार्गदर्शन के लिए दे रहे हैं, जो कि आपके लिए यूज़फुल होगा फॉर अटेम्प्ट टू दिस JEE 2022 एडवांस पेपर। तो इसी कड़ी में मैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का हेड लोकेश खंडेलवाल, मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स से रिलेटेड पास्ट पेपर के कुछ ट्रेंड्स और उससे रिलेटेड कुछ स्ट्रेटेजीज़ या कुछ गाइडेंस मैं आपको देना चाहूँगा कि आप पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करें, और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि किन टॉपिक्स पर आपको अभी ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अभी तैयारी के लिए लगभग 2 से 3 हफ्ते बचे हुए हैं, तो समय अभी लिमिटेड है। हालांकि स्टूडेंट्स ने तैयारी करी है पिछले 1 साल से, किसी ने 2 साल से, किसी ने 3 साल से तैयारी करी है, तो तैयारियों का वो सिलसिला जारी है। पर अब एक तरह से उसका निचोड़ लेना अगले 2-3 वीक्स के अंदर वो ज़रूरी है, ताकि आप IIT के अंदर एक अच्छी रैंक, जो कि आपका ऑब्वियसली एक ड्रीम है जब से आपने तैयारी शुरू करी है, और अब आप उस ड्रीम के बहुत नज़दीक है। इट्स ओनली वन स्टेप विच यू हैव टू नाउ क्रॉस ओवर। यू हैव ऑलरेडी कम थ्रू सो मैनी चैलेंजेस, सो मैनी प्रिपरेशंस यू हैव डन। तो ये जो एक हर्डल आपको करनी है, इसको किस तरीके से एफिशिएंटली अचीव कर सकते हैं, इसी के लिए मैं आज आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स के हिसाब से कुछ टिप्स देना चाहूँगा। ये वीडियो, जैसे कि सर ने पहले भी बताया था, उन लोगों के लिए जो सीरियसली 2022 का एडवांस अटेम्प्ट दे रहे हैं, सिलेक्शन होने की जो अपना प्रयास पूरी तरीके से गंभीर है। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा जो कि सिलेक्शन की वर्ज पे हैं, या मतलब सिलेक्शन की रेंज में है, ठीक है, क्योंकि और उन बच्चों के लिए भी ये हेल्पफुल होगा जो ऑब्वियसली जो कि टॉप रैंक्स को अचीव कर रहे हैं। तो मेरा जो ये एनालिसिस है, ये एक जनरल एनालिसिस है। इसमें मैं थोड़ा सा टॉपर्स के बारे में और एवरेज स्टूडेंट्स का जिस तरह का परफॉर्मेंस आ रहा है, और एवरेज से मेरा मतलब ये नहीं है वो स्टूडेंट्स भी अच्छे हैं, लेकिन एवरेज मतलब जो उनकी पिछले 2 साल वो जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर वो बता सकते हैं कि भाई हमारी इस तरह की परफॉर्मेंस है कि हमारी JEE में X रैंक आ जाए या Y रैंक आ जाए, उसके आधार तो देन विल बी मोर देन हैप्पियर। तो उस तरह के जो एनालिसिस है वो मैं यहाँ पर प्रेजेंट करूँगा, और बीच बीच में थोड़ा सा टॉपर्स के बारे में भी मैं यहाँ पर गाइडेंस दूंगा। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो कि एक एनालिसिस जो JEE रिपोर्ट IITs हर साल लेकर आते हैं। इंसिडेंटली लास्ट ईयर की JEE रिपोर्ट मेरे को नहीं मिल पाई 2021 की, लेकिन उससे पहले सालों की रिपोर्ट्स मेरे पास थी, और मैंने उनका स्टडी किया, स्पेशली करंट ट्रेंड्स को देखते हुए, क्योंकि बहुत पुराने का भी उतना रेलेवेंस नहीं था, लेकिन करंट ट्रेंड्स को देखते हुए और जो भी पुराने भी जो हैं वो हम देखते हुए आ ही रहे हैं इतने टाइम से कि किस तरह का पेपर है, किस तरह की स्ट्रेटेजीज स्टूडेंट्स को अप्लाई करनी चाहिए, किस तरह का वेटेज पेपर में आता है, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो 2019 और 20 का डेटा मैंने ज़्यादातर कंपैरेटिवली स्टडी किया है, क्योंकि 21 का अवेलेबल नहीं था। तो इसमें जैसे कि आपको पता है कि JEE मेंस में 2,50,000 स्टूडेंट्स को वो एडवांस के लिए लगभग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें सारे आ गए जनरल और भी जो भी कैटेगरीज हैं, OBC है, SC ST और वट एवर फिजिकल डिसेबिलिटी के जो कैटेगरीज हैं, अलग अलग कैटेगरीज को मिला के करीब वो 2.5 लाख बच्चे शॉर्टलिस्ट करते हैं, जो कि IIT एडवांस पेपर को देने के लिए कैपेबल होते हैं, या उनको IIT एडवांस पेपर वो दे सकते हैं। तो इसमें जो स्टेटिस्टिक्स बोलती है वो लगभग ये है कि लगभग 1.5 लाख बच्चे ऐसे होते हैं, आउट ऑफ 2,50,000 लगभग 1.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो IIT के दोनों पेपर 1 पेपर 2 के लिए रजिस्टर होते हैं और देते हैं। क्योंकि 2.5 लाख तो वो IIT एक तरह से लिस्ट निकालती है 2.5 लाख बच्चों की जो कि कैपेबल है, लेकिन बहुत सारे क्या है कि रजिस्टर ही नहीं करते एडवांस के लिए, क्योंकि वो उनकी तैयारी मेंस के हिसाब से रहती है और वो उसी हिसाब से अपना परफॉर्मेंस लेकर और उसी को आगे कैरी करते हैं। लेकिन 1.5 लाख करीब बच्चे ऐसे हैं जो कि दोनों पेपर 1 और पेपर 2 में अपीयर करते हैं।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो IITs का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि क्वालिफाइंग के लिए जरूरी है वो है 25% मार्क्स इन जनरल। ठीक है, तो 25% ऑफ द टोटल फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ये जनरल कैटेगरी के लिए बोल रहा हूं। कुछ और कैटेगरीज में थोड़ा थोड़ा कम होता है, जैसे कि जनरल EWS में 22.5 है या OBC NCL में 22.5% है, तो वो आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगे। मैं हर कैटेगरी स्पेसिफिक नहीं बता रहा हूं, पर मैं इन जनरल बता रहा हूं कि 25% मार्क्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और 10% मार्क्स इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी स्टूडेंट के 30% मार्क्स आ रहे हैं लेकिन किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में उसके 10% से कम आए, सपोज 5% आए, तो वो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को मीट नहीं करेगा। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कि 10% हर सब्जेक्ट के अंदर उसके पास मार्क्स आने चाहिए और ओवरऑल जो है वो 25% से ऊपर उसके पास मार्क्स रहने चाहिए, 25% से ऊपर। तो ये कट ऑफ और उसकी लिमिटेशन है। नाउ क्वालिफाइंग की अगर हम बात करें तो क्वालिफाइंग में IITs जो रैंक्स निकालती हैं वो नॉर्मली अराउंड 3 टाइम्स ऑफ द सीट्स अवेलेबल इन IIT रहती है। तो जैसे कि 2020 में उन्होंने 43,200 समथिंग रैंक्स क्वालिफाइंग करे थे। इसी तरह से अगर 2019 की बात करें तो लगभग 36,100 कुछ ऐसे उन्होंने क्वालिफाई करे थे। IIT की जो सीट्स हैं वो 2020 में 16,053 सीट थी, 16053। तो 16053 सीट्स थी, लेकिन उन्होंने लिस्ट निकाली थी 43,204 की। 2019 में 13,573 सीट्स थी, लेकिन उन्होंने लिस्ट निकाली थी अराउंड 36,000 की। तो लगभग 3 गुना के करीब वो बच्चों को क्वालिफाइंग लिस्ट में लेते हैं। ठीक है, और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स JEE एडवांस की रैंक्स के साथ अपना सिलेक्शन, अपनी जो वहाँ की सीट्स हैं उनको एलोकेट करते हैं, जिसमें इसमें IIST हो गया, राजीव गांधी पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट हो गया, ISCRs हो गए। तो ये और भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो उसके बेसिस पे अपनी सिलेक्शंस करते हैं। ठीक है, फीमेल्स की अगर बात करें तो जैसे कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि फीमेल्स के लिए एक सुपर न्यूमरी कोटा होगा टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फीमेल पार्टिसिपेंट्स इन द IITs। तो 2020 में ये 3197 सीट्स थी जो फीमेल्स के लिए एलोकेटेड थी, और 2019 की बात करें तो 2432 थी। तो मतलब लगभग 700 सीटें 2020 में बढ़ी थी। ठीक है, अच्छा, पेपर की अगर हम बात करें तो यहां पर जो सीट्स हैं, जैसे कि मैंने बताया 2020 का अगर मैं डेटा लूं तो 2020 में 16,053 सीटें थी, जिसमें जनरल की अराउंड 6,400 सीट्स थी, अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग सीटें थी। तो मैं यहां पर ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अब हम थोड़ा सा मार्क्स वगैरह पे एनालिसिस करें तो 2020 का डेटा और ये 2019 का डेटा है। ठीक है, तो 2020 में जनरल कैटेगरी में 6378 सीट्स एलोकेट हुई थी फाइनली, और वही चीज अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में 5829 सीट्स अवेलेबल थी जनरल में। अच्छा, अगर हम रैंक की बात करें तो रैंक की अगर हम बात करेंगे तो 6001 रैंक आई थी 35% मार्क्स पर। ठीक है, 6001 रैंक आई थी 35% मार्क्स पर, और 2019 में लगभग 6001 रैंक आई थी 40% मार्क्स पर। ठीक है, 40% मार्क्स पर ये रैंक थी। ओके, या तो इसका मतलब यह है कि हमें जो जेई में अगर सिलेक्शन के लिए बात करें तो 35 to 40% मार्क्स हमारे को जेई के पेपर्स में चाहिए। ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, और कैटेगरी में अगर देखेंगे तो उसमें परसेंटेज रिलेटिवली कम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ओबीसी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर हम ओबीसी उसमें एनसीएल में बात करें तो उसकी सीटें थी टोटल 4252, और 4252 जो रैंक थी वो लगभग 23% मार्क्स पर थी इन 2020। तो ऑब्वियसली उससे कम ही थी। तो मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, ये कैटेगरी स्पेसिफिक में यू कैन ऑलवेज लुक एट द डिटेल्स, बट ये चीजें यहां पर हैं। ठीक है, अब पेपर की अगर हम बात करें तो जेई 2020 का पेपर 396 मार्क्स का था टोटल, और
इधर की अगर हम बात करें 2019 में तो 372 मार्क्स का था पेपर, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये आपको खैर मिल जाएगा, पर यहां पर पेपर 1 में एमसीक्यू थे 6 क्वेश्चंस, एमएसक्यू थे 6 क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल आंसर टाइप वो थे, वो 6 नंबर के 6 क्वेश्चन वो थे, ठीक है। ये पेपर 1 का था। पेपर 2 में जो था वो इंटीजर टाइप थे 6, एमएसक्यू थे 6 और अगेन न्यूमेरिकल आंसर टाइप थे 6 क्वेश्चंस, ठीक है। तो लगभग 18 क्वेश्चन दोनों पेपर में थे, पेपर 1 पेपर 2 में। तो ऑन एन एवरेज इतने ही क्वेश्चन यहां पर रहते हैं। इसी तरह से अगर हम 2019 की बात करें तो उसमें एमसीक्यू थे 4, एमएसक्यू थे, एमएसक्यू जैसे कि आपको पता है ये पैटर्न अभी 2-3 साल पहले ही लॉन्च हुआ है, जिसमें पार्शियल ग्रेडिंग होती है। मतलब अगर आंसर में ABCD आंसर्स हैं और आपने ए ही मार्क किया है तो भी आपको कुछ नंबर मिलेंगे, या ए भी मार्क किया है तो भी आपको उसमें कुछ नंबर्स मिलेंगे। तो ये एमएसक्यू 8 थे और न्यूमेरिकल आंसर टाइप जो थे वो 6 थे, ठीक है। तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि लगभग 18 क्वेश्चंस इसमें भी थे। ऐसी तरह से पेपर 2 में इधर एमसीक्यू में 8 थे, न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में 6 थे और लिस्ट मैच टाइप के क्वेश्चंस और थे, जिसमें जो 4 सवाल थे लिस्ट मैच में, जिसमें बेसिकली एक कॉलम रहता है, दूसरा कॉलम था और उसमें आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन थी जिनको मैच करना था। तो वो यहां पर इस तरह का था। तो मैं जैसे बता रहा हूं यहां पर लगभग 40% मार्क्स पे लास्ट सिलेक्शन होता है। और अगर हम टॉपर की बात करें, ठीक है, यहां पर तो फर्स्ट रैंक वगैरह जो है ये तो ऑब्वियसली हायर साइड पे जाती है। लेकिन अगर आप इसमें और भी डेटा अगर इसमें देखें तो इफ यू गेट अराउंड 60% मार्क्स, ठीक है, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ रैंक समवेयर अराउंड 1000 और समथिंग, ठीक है। तो काफ़ी फर्क पड़ जाता है उसमें। ये सब डिटेल्स आप देख सकते हो। तो ये तो यहाँ पर क्वेश्चंस के बारे में एनालिसिस हुआ और ये जनरल मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी। तो इससे एक हमें ये जो गाइडेंस लगी, इससे हमें एक चीज़ जो पता पड़ती है वो ये है कि हमें मिनिमम से मिनिमम अराउंड 40% मार्क्स पेपर पे टारगेट करना है इफ़ वी वांट टू गेट आवर ड्रीम रियलाइज्ड, ठीक है। तो 40% मार्क्स जो है वो डिफिकल्ट भी नहीं होते, उतने डिफिकल्ट भी नहीं होते। अगर आप स्ट्रेटेजिकली करो तो 18 में से एक तरह से अगर आप देखो तो 8 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर लें, 18 में से 8 क्वेश्चन सही कर लें तो यू आर गेटिंग मोर देन 40% मार्क्स, ठीक है। तो ये आपका एम जो है वो मिनिमम, बेसिक मिनिमम है। ऑब्वियसली टॉपर्स जो है वो तो पूरे 18 के 18 ही प्लान करते हैं, लेकिन मैं इन जनरल बता रहा हूं कि एक बेसिक हर्डल जो है वो 8 क्वेश्चंस की है। नाउ इसमें थोड़ा सा एक दिलचस्प आंकड़ा जो मैंने ये रिपोर्ट्स एनालिसिस करी उसमें हमारे को मिला कि जैसे ये पेपर का तो स्ट्रक्चर आपको पता ही है, लेकिन इसमें जो कुछ एक इंफॉर्मेशन मुझे यहां पर मिली कि 2020 और 2019 में मैंने ये देखा था, क्योंकि ये रिपोर्ट में ये भी आता है कि कितने लोगों ने किस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, कितनों का उसमें करेक्ट हुआ, ठीक है। तो क्योंकि ये सब स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो मैंने पिछले 2 साल के ये देखे थे। तो अगर हम यहां देखें पेपर 1 में 2020 में एमसीक्यू जो थे वो 50% लोगों ने अटेम्प्ट करे और 30%, मतलब 50 में से 50% लोगों ने अटेम्प्ट किए थे और 30% के सही हुए थे। मतलब ये एब्सोल्यूट टर्म्स में, यानी कि 20% ही बच्चे ऐसे थे जिनके गलत हुए थे एमसीक्यू। 50% लोगों ने अटेम्प्ट किए थे, लेकिन उनके 50% में एक तरह से देखा जाए तो उनके 50% के 60% लोगों ने सही उसको सॉल्व किया था। ये एमसीक्यू की बात है। एमएसक्यू की बात करें अगर हम इसमें, तो वो भी लगभग 50% लोगों ने अटेम्प्ट किया, ठीक है। उसमें जो फुल करेक्ट थे वो लगभग 8% लोगों के फुल करेक्ट हुए थे, मतलब बिल्कुल जिसमें पूरे में से पूरे नंबर मिले। और पार्शियल करेक्ट जो थे वो 15% लोगों के पार्शियल करेक्ट मार्क्स आए थे। 50% लोगों ने तो अटेम्प्ट किया, मतलब अगर 1 लाख बच्चे उस क्वेश्चन में, मतलब 1 लाख बच्चे अगर बैठ रहे हैं तो 50,000 लोगों ने अटेम्प्ट किया और 50,000 में से फुल जो है वो 8%, यानी कि 8,000 बच्चों ने
50,000 का 8% नहीं है, ये टोटल का 8% है। तो 8% ने तो सही अटेम्प्ट किया, यानी कि 8,000 बच्चों ने, और 15,000 बच्चों ने पार्शियल उसमें ग्रेडिंग मिला। ठीक है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप की बात करें तो 75% लोगों ने वो अटेम्प्ट किया और 15% लोगों का वो सही हुआ। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखो तो एमसीक्यू के सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी ज्यादा है। एमसीक्यू क्वेश्चंस जो होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें सिंगल अटेम्प्ट करेक्ट होता है और उसमें ठीक है नेगेटिव मार्किंग भी रहती है थोड़ी सी, लेकिन वो चीज है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप इंसिडेंटली क्या है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये इंस्ट्रक्शन खैर आप पेपर में ध्यान से पढ़ें क्योंकि इंस्ट्रक्शन आईआईटी वाले चेंज करते रहते हैं, पर उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं दी। उसके बावजूद सिर्फ 15% बच्चों का वो सही हुआ। ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि 6 सवाल हैं, किसी क्वेश्चन में हो सकता है 30% बच्चों का सही हुआ है, किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि 5-6% बच्चों का ही सही हुआ हो। तो ये ऑन एन एवरेज में बात कर रहा हूं। तो ऐसे ही मैंने पेपर 2019 में भी पेपर 1 का एनालिसिस किया था। इसमें भी जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप थे वो 75% ने अटेम्प्ट किया था और करेक्ट जो थे वो सिर्फ 10% बच्चों के थे, करेक्ट 10% के थे। एमसीक्यू की अगर बात करें तो 50% लोगों ने अटेम्प्ट किया था और 25% करेक्ट थे, 25% के करेक्ट थे। ऐसे ही अगर हम पार्शियल वाले जो एमएसक्यू है उसकी बात करें तो 50% अटेम्प्ट था, फुल करेक्ट जो था वो 10% था और पार्शियल करेक्ट जो है वो 25% बच्चों के पार्शियल करेक्ट मार्क्स थे। ठीक है, तो ऐसा ही एनालिसिस पेपर 2 का भी मोर और लेस इसी तरह के उसमें था। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, पर एक तो जैसे हम भी बोल रहे हैं कि देखो आईआईटी का जो एग्जाम है ना वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो नॉलेज है जो कि आपने एक्वायर कर ली पिछले 1 साल 2 साल में, जो भी नॉलेज थी। अब नॉलेज में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंटल चेंज नहीं होगा, जो आपने सीखा है बस उसी को ही थोड़ा सा आपको रिकैप करने की जरूरत है। तो नॉलेज तो आपकी जितनी बन गई है उतनी ही मोर और लेस रहेगी। ठीक है, अभी क्या है कि इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजी कि कैसे हमें एग्जाम को अपेयर करना चाहिए। ठीक है, वैसे तो आप स्ट्रेटेजी बनाते जा रहे हो कि ओवर अ पीरियड आपने स्ट्रेटेजी बना ली होगी कि भाई मैं पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करूं या मैथ्स अटेम्प्ट करूं या फिजिक्स करूं और कितना टाइम नॉर्मली मैं उसमें पेपर पे देता हूं। तो कुछ कुछ स्ट्रेटेजी आप लोगों की ऑलरेडी बन गई है, लेकिन मैं मैथ्स स्पेसिफिक की अगर बात करूं तो उसमें ये चीज निकल के आती है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस पे आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दें। ठीक है, देखो मैं आपसे कह रहा हूं कि 8 क्वेश्चन आउट ऑफ 18 करना इज द बेसिक हर्डल। मैं टॉपर्स की अगर बात करूं उनके लिए तो क्या है, देखिए टॉपर्स के लिए तो मैं एक ही स्ट्रेटेजी बोलूंगा कि उनको तो 18 के 18 ही सवाल अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, मोर और लेस एक आध कोई छोड़ दें, कोई बहुत ही डिफिकल्ट आ गया तो बात अलग है। उनके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वो उन क्वेश्चन में पहले अटेम्प्ट करें जो क्वेश्चन उनको रिलेटिवली लग रहा है कि वो उसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। जैसे एक तो रहता है कि मेरा ये टॉपिक फेवरेट है, तो उन फेवरेट टॉपिक से क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करें, या किसी की लैंग्वेज लग रही है कि ये इजी लैंग्वेज है और मैं इसको कर सकता हूं तो उनको करें। और थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा लगता है कि कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, डिफिकल्ट है, तो फिर उनको थोड़ा सा बाद में अटेम्प्ट करें। क्योंकि क्या है कि एक बार आपका फ्लो बन जाएगा, आपके सवाल सही होते जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आपका एक्सपोनेंशियली वहां पर बढ़ जाता है। ठीक है, किसी ने सही कहा है कि आईआईटी के पेपर में जो 3 घंटे का पेपर होता है, पहला पेपर और दूसरा पेपर, तो पहला 1-1.5 घंटा एक स्टूडेंट पेपर देता है, उसके बाद जो है एक आईआईटीएन पेपर देता है। कहने का मतलब यह है कि आपका 1-1.5 घंटे में यह पता पड़ जाता है कि आपका पेपर सही तरीके से जा रहा है नहीं जा रहा। और वो 1-1.5 घंटा इसलिए इंपॉर्टेंट है शुरू का कि आपने सही क्वेश्चन को टारगेट किया है नहीं किया है। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, सब कुछ हूं, लेकिन मैं ऐसे क्वेश्चन में उलझ गया जो मुझे न तो समझ में सही तरीके से आ रहा है, न मैं उसको कर पा रहा हूं, टाइम लगा दिया, तो फिर मेरी परफॉर्मेंस और क्वेश्चन में भी थोड़ा इंपैक्ट आएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मैं थोड़ा से इजियर क्वेश्चन या थोड़े से सेलेक्टिवली देख लूं कि हाँ ये क्वेश्चन जाना पहचाना सा लग रहा है, या मतलब इसको मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं, इसको देख के ये सॉल्व हो सकता है, उन क्वेश्चन को अगर आप पहले अटेम्प्ट करेंगे तो एक तो आप साइकोलॉजिकली ये रहेगा कि भाई मैंने एक कट ऑफ हर्डल तो पार कर ही ली, और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ेगी। तो टॉपर्स को तो यही करना चाहिए कि उनको तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन वो पहले चॉइस ये लें कि भाई कौन सा टॉपिक का उनको पहले करना है, या उसमें भी मैं आपको ये कहूंगा कि एमसीक्यूज को वो पहले टारगेट करें, फिर एमएसक्यू को वो कर सकते हैं, और लास्ट में एनईटी में। अच्छा, एमएसक्यू में भी ये है कि अगर आपको किसी ऑप्शन में थोड़ा सा भी 19-20 लग रहा है, ठीक है, तो बेटर है उसको अवॉइड करें, क्योंकि पार्शियल ग्रेडिंग जो है वो काफी लोगों को मिलती है, लेकिन अगर आपने गलत मार्क कर दिया तो देन यू विल बी एंडिंग अप गेटिंग अ नेगेटिव मार्क, जो कि ठीक है इतना भी वो नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ी रिस्क तो लेनी पड़ेगी। बहुत बार स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि ये क्वेश्चन में नहीं आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा, -1 हो रहा है, +3 हो रहा है, तो -1 हो जाएगा जबरदस्ती में, तो अपन छोड़ दें। पर
ये ध्यान रखें कि एक डिसेंट लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट होना चाहिए। अगर मैं सोचूं कि मैं 8 सवाल मुझे सिर्फ 8 ही अटेम्प्ट करने और मेरे 8 के 8 सही होंगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत बार 1-2 गलत हो जाते हैं और फिर उसमें देन यू आर अननेसेसरली इनटू प्रॉब्लम। तो आपको थोड़ी सी कैलकुलेटेड रिस्क भी लेनी पड़ेगी। अगर किसी सवाल में ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन में मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं 100%, लेकिन आपको लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द आंसर, देन यू शुड गो अहेड विद दैट। एंड कभी कभार क्या है, क्रॉस चेक भी करने के और भी तरीके रहते हैं, वो भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये यहां पर मैं अगर मैं उसकी बात करूं कि मिनिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की, तो एमसीक्यूज पे ज्यादा टाइम डिवोट करें, वो उसके सक्सेस होने के ज्यादा चांस होते हैं एमएसक्यू के। और न्यूमेरिकल एबिलिटी भी एक्चुअली में क्या है कि आई वाज सरप्राइज कि भाई 15% लोगों के ही सही होते हैं। इतना ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अटेम्प्ट तो करते ही, और अटेम्प्ट तो करना भी चाहिए। मैं ये भी सरप्राइज हूँ 75% ही क्यों अटेम्प्ट करता है। अटेम्प्ट तो ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो ज़्यादा मतलब वो तो अटेम्प्ट करना ही चाहिए। लेकिन उसमें मैंने ये देखा कि सिर्फ 50%। तो मेरे को एक चीज़ जो लगी मैथमेटिक्स में, वो ये है कि स्टूडेंट्स क्या है कि क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं और थोड़ा सा उसको दोबारा से मतलब सोचते नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एक क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो कम से कम 1-2 मिनट सोचो कि वो क्वेश्चन कह क्या रहा है, कुछ डायग्राम बनाने की कोशिश करो, बी पेशेंट। मैंने बहुत सारे अभी न्यूमेरिकल एबिलिटी के मैं देख रहा था, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो काफी कम बच्चों के सही हुए। मैं वो देखा, वो रिविजिट किया मैंने उन क्वेश्चन को कि वो इस क्वेश्चन में क्या था। तो थोड़ी सी लैंग्वेज क्या है 2-3 लाइनों की लिखी हुई थी। स्टूडेंट्स क्या है, एग्जाम प्रेशर में ऐसा लगता है उनको कि ये 2-3 लाइन का सवाल है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, और वो घबरा जाते हैं। लेकिन अगर आप उसको ध्यान से पढ़ें, थोड़ा सा टाइम दें, वहां 1-1.5 मिनट अगर आप देखेंगे तो बहुत बार वो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो मेरा ये कहना रहेगा कि आप एमसीक्यू को पहले टारगेट करें, उसमें ज्यादा टाइम दें, और न्यूमेरिकल एबिलिटी को भी आपको करना चाहिए, क्योंकि वो में उसमें नेगेटिव मार्क नहीं है। एमएसक्यू को ये है कि फुल करेक्ट करने के बजाय अगर 1 या 2 ऑप्शन आपको लग रहे हैं कि ये सही है तो आप उसमें जाएं। अगर आपको किसी ऑप्शन में लग रहा है, 2 तो आपको लग गए कि तो 100% सही है, तीसरे में लग रहा है कि ये पता नहीं सही है या नहीं है, तो उसमें फिर उतनी रिस्क ना लें, क्योंकि 2 में आपको कुछ तो क्रेडिट मिल ही जाएगा। अगर आपने तीसरा को गलत कर दिया तो फिर वो उसमें माइनस मार्किंग हो जाएगी आपकी। तो इसलिए क्या है कि आप एमएसक्यू में थोड़ा सा कॉशियसली अटेम्प्ट करें, पर एमसीक्यू और जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप है उनको अच्छे से अटेम्प्ट करें, और इसी तरह से वो लिस्ट टाइप के या मैच द कॉलम टाइप के जो बनते हैं उनको भी आप थोड़ी सी कैलकुलेटेड रिस्क के साथ करें। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटेजी ये उस डेटा से निकली जो पिछले 2 साल के डेटा थे, वो मैंने एनालिसिस करा कि कितने लोगों के क्या सही हुए हैं, तो उसमें ये चीज निकल कर आई। अब हम यहां पर मैथमेटिक्स स्पेसिफिक बात करें तो मैथमेटिक्स में क्या है कि कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स ऐसे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि 18 में से 8 सवाल कर लिया आपने एक पेपर में, 18 में से 8 कर लिए तो आप इजीली थ्रेशोल्ड के ऊपर पहुंच गए हो। ठीक है, ये 8 सही करने की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप देखो तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं मैथमेटिक्स के अंदर जिनका कंटिन्यूअसली अच्छा खासा वेटेज है, और वो रिलेटिवली आप उसमें स्कोर भी कर सकते हो। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, वेक्टर्स 3D, प्रोबेबिलिटी जिसमें पीएनसी भी आ गया, पीएनसी कम आता है हालांकि प्रोबेबिलिटी ज्यादा आता है, मैट्रिसेस। ठीक है, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इन 4 का अगर आप देखो तो ऑन एन एवरेज 8 से 10% का वेटेज रहता है जेई के अंदर, एडवांस के अंदर। मतलब ये 4 जो टॉपिक्स हैं वो मिला के 8 से 10% की मैं बात कर रहा हूं, तो लगभग 30 to 35% के आसपास इन 4 का वेटेज रहता है। ठीक है, इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक इजी टॉपिक है जो कि बच्चे 11 से ही करते हैं और काफी सारे प्रॉब्लम्स करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, तो उसका भी आप देखोगे तो उसका भी लगभग 10 to 15% वेटेज उसका रहता है। ठीक है, कभी कभार थोड़ा कम ज्यादा रहेगा, लेकिन लगभग अराउंड 10 to 15% उसका वेटेज रहता है। जैसे 2021 में तो 25 नंबर की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आई थी आउट ऑफ 120। ठीक है, तो 20% करीब वेटेज था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये वाले जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, इन पे अभी आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें, क्योंकि ये मिला के लगभग 50% के आसपास का वेटेज ये चैप्टर्स रख रहे हैं। ठीक है, और 50% एक बड़ा अमाउंट होता है। इसमें जो डेफिनेट इंटीग्रल की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर जो सवाल आते हैं मेनली, एक तो वो जो प्रॉपर्टीज होती है इनिशियल प्रॉपर्टीज, वो डेरिवेटिव ऑफ एन इंटीग्रल, उसके ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं।
ठीक है, पर बहुत रिमोट मत जाओ, जैसे कि मॉडिफाइड लेबनीज थ्योरम होती है जहां पर वेरिएबल अंदर रहता है और उसको आपको डिफरेंशिएट करना हो, उस तरह की सिचुएशन पे अभी ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस तरह का आता नहीं है। ठीक है, क्लास में बहुत बार पढ़ाया जाता है, करते हैं कि ये भी इस तरह से कर सकते हैं, बट बेसिक कंसेप्ट पे थोड़ी सी ज़्यादा ग्रिप रखें। तो जैसे डेफिनेट इंटीग्रल की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको, और ये जो प्रॉपर्टीज है क्या नाम से, जो डेरिवेटिव ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, उस पर भी सवाल वहां पर आते हैं। वेक्टर 3D इज अ रिलेटिवली वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आप प्रेडिक्ट कर सकते हो किस तरह के आते हैं। लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन आ गया, दो लाइन्स हैं एक प्लेन पर, कुछ उसके परपेंडिकुलर कुछ लाइन्स पूछ ली वगैरह वगैरह। तो ये थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी लेंदी रहती है, लेकिन द क्वेश्चंस आर वेरी इजी टू टैकल। ठीक है, ये सब चीजें यहां पर है। प्रोबेबिलिटी में कुछ स्टूडेंट्स को लगता है प्रोबेबिलिटी नाम से कि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का चैप्टर है, लेकिन अगेन मैं यहां पर कहूंगा कि अगर हम पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस देखें तो कन्वेंशनल सवाल ज्यादा आते हैं। बहुत रिमोट वाले या ऐसे सवाल की जिसमें बहुत ज्यादा टफनेस हो, वो सवाल आईआईटीज नहीं पूछती है। कोई एक आध बार, कभी कभार एक आध सवाल आ गया तो अलग बात है, बट नॉर्मली कन्वेंशनल सवाल ज्यादा आते हैं। कन्वेंशनल सवाल का मेरा मतलब है कि जो सवाल आपने अपनी इंस्टीट्यूट्स में करे हैं उन सवालों पे थोड़ा सा ग्रिप रखें, जो क्लास में इलस्ट्रेशंस कराए गए हैं या जो आपने शीट में थोड़े से जो ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपको रिवाइज करने चाहिए थे या जो आपको अच्छे लगे, वो वाले क्वेश्चंस को आप ट्राई करें, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो ये प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस भी काफी चांसेस है। और मैट्रिसेस में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रॉपर्टीज बेस्ड ज्यादा आते हैं। ठीक है, कि एम ट्रांसपोज ये दे दिया कुछ ऐसा, और मॉड एम वगैरह या कुछ एडजॉइंट एम वगैरह, इनकी वैल्यूज वगैरह या उनसे रिलेटेड कुछ सवाल पूछते हैं। तो उनमें प्रॉपर्टीज बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आप और करें। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो ये है कि फॉर्मूलाज जो है वो खासतौर से कोनिक सेक्शन में फॉर्मूलेज अच्छे से याद रखें, क्योंकि फॉर्मूलेज कभी कभार स्टूडेंट का वही होता है कि फॉर्मूला भूल जाते हैं और फिर वो वहां डिराइव करने का टाइम रहता नहीं है। तो बाकी अदरवाइज अगर आप देखो तो पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में सवाल जो है वो सिमिलर टाइप के आते हैं, लेकिन बस ये कि हमें फॉर्मूलेज वगैरह और प्रॉपर्टीज जो है वो उनकी अच्छे से याद रहे। ठीक है, तो ये आप इन पे फोकस करें, कोऑर्डिनेट में फॉर्मूलाज और प्रॉपर्टीज वगैरह देखें। मैट्रिसेस में जो है वो प्रॉपर्टीज बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, आप समझ रहे हो उसमें कि ए प्लस बी इज दिस, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, या कुछ इस तरह की चीज़ें पूछी जाती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वगैरह, कुछ ऐसा। ऐसे प्रोबेबिलिटी में कन्वेंशनल सवाल को ज़्यादा करें, बेस थ्योरम वगैरह से रिलेटेड कुछ कुछ सवाल आ जाते हैं। वेक्टर 3D अगेन इज द थिंग, एंड डेफिनेट इंटीग्रल में अगेन जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज है और डेरिवेटिव ऑफ अ डेफिनेट इंटीग्रल, उन पे ज़्यादा फोकस करें। तो ये आपके लिए अराउंड 50% जो है पेपर वो इसका रहता है। उसके अलावा और टॉपिक्स के सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर का आ गया, कोई क्वाड्रेटिक का आ जाता है, कोई सीक्वेंस का आ गया, कोई ट्रिग्नोमेट्री का आ गया, तो इनके एक एक के सवाल कभी कभार, कभी बाइनोमियल का आ गया, कुछ ये डिफरेंशिएशन का कभी कभार खासतौर से मोनोटोनिसिटी से रिलेटेड, या लिमिट का एक आध सवाल आ जाता है। तो इन सब के आते हैं एक एक सवाल, तो इनको भी आप ध्यान रखें, लेकिन मेजर जो पोर्शन है वो इनमें से आता है, तो उनके भी आप खैर ऑब्वियसली देखें। और मैं आपको ये चाहूँगा कि मैथमेटिक्स में क्या है कि कॉन्फिडेंस लाने के लिए यह है कि डेली आप क्या है कि कुछ कुछ सवाल हर चैप्टर के करते रहे। मतलब ओब्वियसली ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स में अगर 30 चैप्टर है तो 30 के 30 आप एक दिन में नहीं कवर कर सकते, लेकिन आप ये कर सकते हो कि आज इन 5 चैप्टर के मैं 5-5 सवाल या 6-6 सवाल जो है वो इन 5 चैप्टर के सॉल्व करता हूँ रैंडमली। ठीक है, तो आप उससे टच में आ जाते हो। ऐसे फिर दूसरे दिन जो है वो आप क्या है कि बाकी के 5 चैप्टर कर लें, तीसरे दिन कुछ और चैप्टर कर लें, इस तरीके से आप उनको रिवाइज करते जाएंगे तो वो टच में रहेंगे, और उससे जो है आपकी एक तरह से कॉन्फिडेंस जो है टॉपिक्स में, मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में, वो बना रहेगा। तो ये जो है इन चैप्टर्स पे आप ध्यान रखें मैथमेटिक्स के अंदर। और पेपर की स्ट्रेटेजी मैंने आपको जैसे बताई कि आप MCQs को पहले अटेम्प्ट करें। न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी आपको अगर कोई एक दो क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि वो बहुत टफ है, पर एक दो क्वेश्चन जो है वो इजी रहते हैं। कभी कभार क्या है मैथमेटिक्स में साम दाम भी लग जाता है। अभी जैसे लास्ट ईयर जो पिछले एक आध साल में ऐसा आया था, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये सवाल आ गया था कि इफ मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1, देन व्हाट आर द हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जेड या मॉड जेड के बारे में कुछ कुछ चीजें पूछी गई थी। तो कभी कभार क्या है कि आप ऑब्जेक्टिव में ना, मतलब अगर मान लीजिए नहीं भी आ रहा है ना, तो देखो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उनमें से ही आंसर्स हैं।
ठीक है। तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता। अब जैसे मान लो इसमें कुछ हिट एंड ट्रायल से कर लें कि आयोटा जैसे है z इक्वल टू आयोटा अगर हम रख दें तो वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, माइनस आयोटा रख दें तो वो इसको सेटिस्फाई कर जाता है, ठीक है। ऐसे 0 रख दें तो वो इसको सेटिस्फाई कर जाता है। तो इस तरह से कुछ कुछ पॉइंट्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। -1 रख रहे हैं तो वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो 4 पॉइंट तो ये हो गए। तो उसमें कुछ था कि 2 पॉइंट सेटिस्फाई दिस, तो ऑब्वियसली वो तो गलत हो गए। तो ऐसे कभी कभार क्या है कि आपको अगर डायरेक्ट थॉट नहीं आ रहा तो कुछ रिवर्स में भी थोड़ा थॉट दे सकते हैं, या आपने आंसर निकाला तो एक बार थोड़ा सा कभी कभार कुछ क्वेश्चंस में यू कैन थिंक इन रिवर्स कि यार इससे अलावा कुछ और पॉइंट तो नहीं बन रहे, ठीक है। तो ये चीजें भी वहां पे काम करती है। बाकी खैर कन्वेंशनल तो आपको सॉल्व करना ही चाहिए, लेकिन कुछ कुछ सवालों में मैं ये कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा इस तरह से रिवर्स में भी जा सकते हो, क्योंकि आंसर आपके सामने है, ठीक है। आंसर 4 में से आपको एक सेलेक्ट करना है तो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, और उसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आप थोड़ा सा सॉल्व करके या थोड़े और तरीके से भी इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जो मैं इनके बारे में बताना चाह रहा था। ये पिछले 2 साल का एनालिसिस नहीं है, ये एक्चुअली में देखा जाए तो एनालिसिस काफी सारे साल का है। मैंने 2 साल का थोड़ा ज्यादा स्टडी किया है, स्पेशली जो पहले पार्ट वाला था कि कितने % बच्चे कौन सा अटेम्प्ट करते हैं, कौन सा सही होता है, वो वाला मैंने 2 साल का अटेम्प्ट किया। लेकिन ये जो वेटेज की बात कर रहा हूं, ये मैं पिछले 10-15 साल से मैं देख रहा हूं कि दिस इज द नॉर्मल वेटेज दैट इज देयर। और इसमें अगर आप फोकस करो, अभी टाइम है, इन चैप्टर्स पे अगर आप ज़्यादा फोकस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। एग्जाम में आप इन चैप्टर्स को थोड़ा सा ज़्यादा टारगेट करें। बाकी और चैप्टर्स भी कुछ कुछ ईजी सवाल आ जाते हैं, डिफरेंशिएशन का कुछ लिमिट का सिंपल सा सवाल आ गया, कुछ ऐसा आ गया तो कर सकते हैं। लिमिट के सवाल नॉर्मली ईजी रहते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि अभी तो क्या है कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, एल ऑर्बिटल वगैरह भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर रहेगी। क्वाड्रेटिक का है वो भी रिलेटिवली कभी कभार आसान आता है। समटाइम्स इनमें भी कि एग्जाम टाइम में एक आध क्वेश्चन कभी कभार टफ आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो। तो अपने पे कॉन्फिडेंस पूरी तरह से बनाए रखें, ठीक है। आपने 2 साल 3 साल की जो भी मेहनत करी है, 1 साल की जो भी मेहनत करी है, उस पर विश्वास करें, ठीक है। आपने जो भी मेहनत करी है उस पर उसका आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। मैं एक चीज़ हमेशा अपने स्टूडेंट से बोलता हूँ कि अगर आपने जेन्युइनली सीरियसली मेहनत करी है तो आपको उसका फल अच्छा हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए क्या है कि आप वो कॉन्फिडेंस के साथ चलें। पेपर में जब बैठें तो ये देखें कि मिनिमम हर्डल मुझे ये पार करनी है, उसके बाद मैं ऑब्वियसली बिल्डअप कर सकता हूँ। अगर मेरे 8 सवाल आसानी से मेरे को आइडेंटिफाई हो गए कि ये तो हो गए तो मैं और आगे बढ़ूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, मैथमेटिक्स का जो एवरेज मार्क्स है, ठीक है, वो 2020 में जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की जो जिनको एक्चुअली में आईआईटी की सीट मिली है, 2020 में अराउंड 34 मार्क्स एवरेज था, और 2019 में अराउंड 28 से 30 नंबर के आसपास एवरेज था, ठीक है। वो ग्राफिक्स एक्चुअली में क्या है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का कर्व होता है, तो उन्होंने एवरेज बताया दी, पर अंदाजन मुझे ये लगा कि ये करीब करीब एवरेज था, ठीक है। दिस वॉज 2020 वॉज आउट ऑफ 132 एंड दिस वॉज आउट ऑफ 124, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हो कि लगभग एवरेज जो है वो 25% के आसपास का है मैथमेटिक्स में। तो एवरेज थोड़ा कम जाता है, मतलब मैं 8 सवाल तो 40% का बोल रहा हूँ, पर ये एवरेज मार्क्स हुए हैं ऑफ द क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, ठीक है, जो ऑफ द एलोटेड, सॉरी आई एम नॉट सेइंग ऑफ क्वालिफाइड, इट इज ऑफ द एलोटेड स्टूडेंट्स, जिनको मतलब एक्चुअल में सीट मिली है आईआईटी के अंदर, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि 40% की जब मैं बात कर रहा हूँ, 132 में से 40 मतलब 50-55 नंबर की बात कर रहा हूँ, तो वो लाना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो कि उससे परफॉर्मेंस आपकी कितनी बेटर हो सकती है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा अगर आप फोकस करेंगे ये जो बचे हुए टाइम में, तो आई एम श्योर कि आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर होगी एज कम्पेयर टू व्हाट यू वुड हैव अदरवाइज डन। तो दैट वाज व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट इन दिस पर्टिकुलर सेशन, ऑल्दो इट वाज स्लाइटली लेंथियर, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो आपको वाकई में हेल्पफुल रहेंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस थिंग एंड आई विश यू वेरी बेस्ट। हमारी एंटायर रेजोनेंस टीम आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक बोल रही है कि आप अच्छी परफॉर्मेंस लेकर आए IIT JEE एडवांस 2022 में। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू।